हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन टैक्स टेक। आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C। हम सबको मालूम है कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ऐसी इनकम होती है जो 5 हेड्स को ऐड ऑन करके बनती है। लेट मी राइट इट हियर। हमारे पास इनकम के 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, profits and gains of business or profession, gains of business or profession, right? Capital gains, and last one, income from other sources. इन पांचों हेड्स के बारे में we have already discussed. 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इनकम कमाने के 5 स्रोत यानी 5 सोर्सेज होते हैं। वी हैव 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। एडिशन अगर इन पांचों का किया जाए तो दैट विल अमाउंट टू ग्रॉस टोटल इनकम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड GTI. GTI स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डिडक्शंस, वो इसके आगे का टॉपिक है, दैट इज़ deductions from gross total income. As we all know, in order to have total income, we need to deduct these deductions from GTI. अगर हमें total income चाहिए तो total income के लिए हमें ये deductions करनी होती हैं और deductions के बाद will arrive at total income. हमारे पास total income आ सकती है। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स के कॉम्बिनेशन यानी एग्रीगेशन या समेशन से आती है और डिडक्शंस माइनस करने के बाद टोटल इनकम पर हम पहुंच सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है। हालांकि ये C से लेकर U तक की डिडक्शंस चलेंगी। कौन कौन सी डिडक्शंस हैं आगे के वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। सो अभी जो हम कर रहे हैं वी आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन 80C। 80C की डिडक्शन हम कर रहे हैं, तो आज चलिए उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं। सो 80C को बहुत आसानी से समझने के लिए आई हैव कैटेगराइज्ड सच डिडक्शन इनटू सम पार्ट्स। तो ये कैटेगराइजेशन आप लोगों को बहुत इजी लगेगी और इससे आपको 80C को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट अस डू इट नाउ। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C अंडर सेक्शन U/S, राइट। सो कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जिनको पे करने से हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल सकती है। तो सबसे पहले हम पेमेंट्स, मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट कुछ ऐसी पेमेंट्स जिनको पे करने से आपको 80C की डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप अपना लाइफ इंश्योर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस, हालांकि दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू, बट स्टिल इनकम टैक्स इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एसएसीज। जो भी एसएसी है उसको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ यहीं पर क्लियर कर देते हैं, 80C की डिडक्शन किस किस के लिए एप्लीकेबल है। 80C की डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये डिडक्शन मिलती है और इस पूरे सेक्शन की एक लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000, राइट। सो 1,20,000 रुपये की डिडक्शन आपको अवेलेबल होती है इन असेसमेंट ईयर 22-23। हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है, प्रीवियस ईयर 21-22 है। तो इस प्रीवियस ईयर में 21-22 में और असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर हम बात करें तो उसमें इस डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपीज़ है, राइट। तो कौन सी ऐसी डिडक्शन है, तो आ जाते हैं वापस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एसएसी अपने लिए करवाता है। यहाँ पे मेंशन करते हैं सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन मतलब आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपने स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर। अगर एसएसी हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का करवा सकते हैं, अगर एसएसी वाइफ है तो अपने हस्बैंड का करा सकते हैं, दैट इज स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर। और अपने बच्चों का आप इंश्योरेंस यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस यहाँ पर करवाना चाहते हैं, सॉरी यू वोंट बी एबल टू गेट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर सच पेमेंट। अगर आप पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाएंगे डिडक्शन नहीं मिलेगी।
सेल्फ यानी अपना, अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको ये डिडक्शन मिल सकती है। और अगर HUF की बात की जाए तो उसमें सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन नहीं, तो वी विल से टू एनी फॉर एनी मेंबर ऑफ फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। सो दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल एंड दिस इज़ फॉर HUF। इंश्योरेंस किसका करवाया जा सकता है, आई हैव मेंशन्ड इट। अब ये इंश्योरेंस की डिडक्शन कितनी मिलेगी? यहाँ पे एक सिचुएशन है, आई वुड मार्क इट हियर, 1 अप्रैल 2012। यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? 1 अप्रैल 2012 एक ऐसा ड्यूरेशन है, एक ऐसा डेट है, उस डेट से पहले अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। जो भी आपका अश्योर्ड पॉलिसी का कैपिटल सम है, उस अश्योर्ड अमाउंट का 20% की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो फिर ये डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। इसका डिडक्शन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस एवरी ईयर एज यू नो कि चेंज होते हैं, चेंजेस आते हैं इसमें। So 10% of capital sum assured will be provided if the policy is taken after 1st April 2012, right? लेकिन ये 10% of capital sum assured जो है 1st April 2013 के बाद कुछ लोगों के लिए चेंज आ जाएगा और 15% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड हो जाएगा। ये कौन से लोग हैं जिनके लिए 15% कैपिटल सम अश्योर्ड हो जाएगा? ये वो लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं या फिर दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, एनी ऑफ दीज, सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, जो बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर वो डिसेबल्ड हैं। उन लोगों के लिए पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 में कुछ बदलाव आए थे। वो बदलाव क्या थे? उनके लिए डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा दिया गया था, 15% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड हो गया था। सो मोर ओवर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, राइट? अगर मैं कहती हूँ कि आपकी पॉलिसी का कैपिटल सम अश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है, कैपिटल सम अश्योर्ड, ठीक है। अगर ये पॉलिसी आपने ली है सपोज 2011 में, राइट, और आपने इसका प्रीमियम पे किया है 2,50,000 रुपीज़ सपोज, राइट। सो आपने कैपिटल सम अश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे किया है 2,50,000। हाउ मच डिडक्शन यू आर गोइंग टू गेट अंडर सेक्शन 80C? सो हमें पता है कि पॉलिसी के लिए सबसे पहले आपको ईयर देखना है कि पॉलिसी ली कब गई है। पॉलिसी 2011 में ली गई है, यानी 2012 से पहले। 2012 से पहले जो भी पॉलिसी ली गई है उसके लिए रूल था 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। सो 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड मेक्स 2 लाख रुपीज़ एंड द प्रीमियम पेड इज़ 2,50,000। आपको मैक्सिमम इतना मिल सकता था, लेकिन आपकी प्रीमियम है 2,50,000 रुपीज़, तो मैक्सिमम आपको इतना ही मिलेगा, राइट। तो इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन 80C में नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर हमने कहा 2 लाख, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू इस पूरे सेक्शन की लिमिट ही 1,50,000 रुपीज़ है, तो 1,50,000 से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती, राइट। 1,50,000 रुपीज़ विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let's take one more example. Suppose the capital sum assured is 5 lakh rupees and the policy was taken in 2011, right? And premium for it paid was rupees 80,000, right? So 2011 again 2012 से पहले, यानी 20% of capital sum assured. This is capital sum assured. So 5 लाख का 20% अगर आप करेंगे it would be 1 लाख, और आपने कितना प्रीमियम पे किया है 80,000 रुपीज़, तो आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? आपको मैक्सिमम 1 लाख तक मिल सकती थी, बट आपने क्योंकि प्रीमियम 80,000 रुपीज़ पे किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80,000 रुपीज़, राइट। सो वी कैन इवन से विच एवर इज लेस,
राइट। बट ध्यान रखना है कि 1,50,000 की लिमिट से ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती। लाइक इन अर्लियर केस विच एवर इज लेस, 2 लाख था, स्टिल द मैक्सिमम डिडक्शन परमिटेड अंडर ATC इज़ 1,50,000। यहाँ पर प्रीमियम आपका कम ही आ रहा है तो 80,000 की डिडक्शन मिलेगी। सो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पॉलिसी वॉज टेकन इन 2014 में पॉलिसी ली है, 5 लाख की पॉलिसी ली है, ईयर है 2014 and the premium for it paid was rupees 50,000, suppose let it be 80,000 right। अब बताएंगे 2014 में पॉलिसी ली यानी आफ्टर 2012 पॉलिसी ली है आपने, इसका मतलब आपको पॉलिसी का 10% की ही डिडक्शन मिलेगी। 10% अमाउंट्स टू 50,000 की मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल सकती है एंड यू हैव पेड प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 80,000। सो अगैन विच एवर इज लेस, राइट। आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल ही 50,000 की सकती है, आपने प्रीमियम चाहे ज़्यादा पे किया है, यू विल एबल टू गेट डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़। सो ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो आपकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने प्रीमियम उससे ज़्यादा पे कर दिया तो उस वो लिमिट से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन प्रीमियम अगर आपने उससे कम पे किया है तो आपको उसी प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए और HUF के लिए किसी भी मेंबर ऑफ फैमिली के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और इंश्योरेंस की डिडक्शन कितनी मिलेगी? 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड इफ द पॉलिसी इज टेकन बिफोर 2012, 1 अप्रैल 2012। लेकिन अगर आपने 2012 के बाद पॉलिसी ली है द डिडक्शन वुड बी अवेलेबल एट 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। लेकिन 2013 में अगेन कुछ लोगों के लिए बदलाव किए गए। वो लोग थे डिसेबल्ड और ऐसे लोग जो किसी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए 15% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड की डिडक्शन दी गई है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास यूलिप। What exactly is this ULIP? ULIP is Unit Linked Insurance Plan। ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो यूनिट से लिंक्ड होता है, इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो यूलिप में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। आप अगर यूलिप में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, और ये कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली UTI हियर इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वो ATC में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। यूलिप ऑफ UTI इज परमिटेड अंडर सेक्शन 80C। लाइकवाइज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कोई म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। देयर इज़ अ प्लान कॉल्ड धनरक्षा। Dhanraksha is a plan which is recommended and approved, notified by central government in the official gazette. So notified है। आप धनरक्षा में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे LIC के म्यूचुअल फंड में, दिस इज ऑल्सो अ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इस इंश्योरेंस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट यू हैव ट्यूशन फीस। अब ये ट्यूशन फीस क्या है? इट्स नॉट ट्यूशन फी, इट्स ट्यूशन फी। सो बहुत से बच्चे ट्यूशन फीस बोलते हैं, इट्स ट्यूशन, TUITION। ट्यूशन फीस जब आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आप बच्चे की फुल टाइम एजुकेशन के लिए कुछ ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए, ये वो नहीं है जो कोचिंग पे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उसकी फ़ीस, ये वो नहीं है ऑफ कोर्स। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम एजुकेशन के लिए वॉट एवर द पेरेंट इज़ पेइंग, तो वो अपने बच्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं और ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, आप इसके साथ अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ स्लिप्स अटैच कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इसकी भी डिडक्शन मिलती है। एंड येस, इट इज़ अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इट इज़ परमिटेड, आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। सो यू शुड अवेल इट। इंस्टॉलमेंट्स फॉर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया है, और हाउसिंग लोन किस लिए लिया है? फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, चाहे आप बनाया घर खरीदते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं,
परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं या परचेज करते हैं, आपकी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रहने के लिए जो निवास स्थान जिसे हम कह सकते हैं, आपकी मकान संपत्ति जिसमें आप निवास करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, परचेज करें या कंस्ट्रक्ट करें, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने लोन लिया है और किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से लिया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी फ्रेंड से लोन लिया था एंड यू आर रीपेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ दैट रीपेमेंट की आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। किसी अप्रूव्ड या ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से, एस्टैब्लिश्ड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेंगे किस लिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको उस इंस्टॉलमेंट वॉट एवर यू आर पेइंग फॉर हाउसिंग लोन उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। सो दीज आर द पेमेंट्स। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ट्यूशन फीस एंड इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये आपकी पेमेंट्स हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो है प्रोविडेंट फंड्स। अब प्रोविडेंट फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट करने से आपको डिडक्शन मिलती है। लाइकवाइज SPF मीन्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। आप अपना भविष्य सुधारने के लिए, भविष्य में सेफ गार्ड खुद को करने के लिए SPF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एंड द एम्प्लॉय इज गेटिंग दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो SPF में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज अ प्रोविडेंट फंड ऑन विच एक्ट 1925 अप्लाइज। एक्ट 1925 इस पर अप्लाई करती है। आप इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो एम्प्लॉयर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, एम्प्लॉयर अगर उस प्रोविडेंट फंड में डालता है, सो इसको हम सैलरी में डील करते हैं। आपने ऑलरेडी डील किया भी होगा जिन्होंने सैलरी किया है, नहीं किया तो यू कैन वॉच वीडियोज़ फॉर सैलरीज ऑल्सो। और एम्प्लॉई जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रोविडेंट फंड में, इसकी हम यहाँ पर डिडक्शन की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C में जो हम बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में टैक्स लग चुका होता है, सो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। ये प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर का शेयर सैलरी में डील किया जाएगा और एम्प्लॉय के शेयर की यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। सो वॉट एवर एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दिस इज एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट वी हैव recognized provident fund. recognized provident fund में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस पर एक्ट 1952 एप्लीकेबल होती है। आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए और जितना भी पैसा आप इस फंड में डालेंगे, दिस इज ऑल्सो गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लाइकवाइज वी हैव पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें ज़रूरी नहीं होता कोई एम्प्लॉय ही इन्वेस्ट करे, एनी पर्सन कैन इन्वेस्ट इन दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दिस इज ओपन फॉर पब्लिक ऑल्सो। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन आप माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। सो एक PPF में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ऑफकोर्स विद इन लिमिट ऑफ 1,50,000, 1-1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 1.5 लाख रुपए तक आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 80C में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। आपका कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, सुपर एनुएशन बेसिकली इज रिटायरमेंट। आप अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में भी कोई भी इंडिविजुअल इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। जब आप रिटायरमेंट होगी आपके रिटायरमेंट के बाद फंड ये दिया जाएगा, एंड विच इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर एम्प्लॉय। तो आपकी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। सो अभी हमने 2 चीज़ें कर ली हैं, पेमेंट्स कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोविडेंट फंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन सबको पता है क्या होती है। पेंशन फंड्स एक ऐसी पेमेंट जो आपको जनरली वर्किंग के बाद मिलती है। सपोज एन एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, सो एम्प्लॉय अगर वर्क कर रहा है, उसकी जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसे पेंशन की फॉर्म में कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द पेंशन फंड्स विच आर सेटअप बाय NHB। NHB हियर इज नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक
अगर ऐसा नेशनल हाउसिंग बैंक के ऑलरेडी कुछ एस्टैब्लिश्ड पेंशन फंड्स हैं, आप उस NHB के पेंशन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। लाइकवाइज आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की पेंशन फंड्स जो हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वाले पेंशन फंड्स आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप पेंशन फंड्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस शुड बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजेट में अगर इनका रेफरेंस है तो ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन सच पेंशन फंड। सो ये आपके पेंशन फंड्स हैं, जो भी नोटिफाइड पेंशन फंड्स हैं, आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव डिपॉजिट्स। आप कहाँ पर पैसा जमा करा सकते हैं? आप पैसा जमा करा सकते हैं टर्म डिपॉजिट, मतलब कुछ टर्म ड्यूरेशन के लिए, सपोज 5 years, जस्ट लाइक आप 5 years के लिए आप टर्म डिपॉजिट करते हैं किसी भी स्केड्यूल्ड बैंक के साथ या किसी पोस्ट ऑफिस के साथ, टर्म डिपॉजिट FD करा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। सो ये डिडक्शन आपको मिलती है ATC में। आप स्केड्यूल्ड बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए। वो 5 साल की अवधि है, उस 5 साल की अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। लाइकवाइज वी हैव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपकी क्या है? आप सीनियर सिटीजन अगर हैं तो आपके लिए एक स्कीम है, सेविंग स्कीम है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। सो आप इस अकाउंट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको ATC की डिडक्शन डेफिनेटली आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में इसे शो कर सकते हैं और इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। देन वी हैव SSA सबने सुना हुआ है, दिस इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन किया जाता है। अगर गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। आप अपने बच्चों के लिए ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ATC में एज डिडक्शन ले सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव Tier 2 अकाउंट। Tier 2 अकाउंट क्या है? मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक फंड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए CCD सेक्शन में बनता है। CCD टाइप के पेंशन फंड्स में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और इस CCD सेक्शन की लिमिट होती है 10% ऑफ सैलरी, राइट। CCD सेक्शन में एज पेंशन फंड एम्प्लॉय 10% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट कर सकता है, विच इज़ अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD। अभी हम हालांकि C कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे रही हूँ। CCD सेक्शन इससे डील करता है जिसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय मैक्सिमम अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट इफ़ एम्प्लॉय विशेज़ टू गेट टू प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 10% ऑफ सैलरी, वो इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, तो वॉट एवर एक्सेस द एम्प्लॉय इज़ कंट्रीब्यूटिंग, जितना भी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है आफ्टर 10%, 10% तक ओके है, CCD में आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इस अकाउंट में तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC। Tier 2 अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वी कैन से एक्सेस ओवर 10%। अगर आप 10% से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC हियर। यहाँ पर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये कंटिन्यूड है, इस ख़त्म नहीं हुआ है, हम आगे चलते हैं इसके। सो आगे क्या है आपके पास? ATC कंटिन्यूड। इन्वेस्टमेंट्स, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जस्ट मिनट, राइट। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको ATC में डिडक्शन मिल सकती है। ये कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी डिडक्शन ATC में मिलेगी? आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स किसके? आप नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। नाबार्ड हियर इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लीजिए, विच इज़ नोटिफाइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, गजट में अप्रूव्ड हैं। आप नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीदें और जितने भी आप बॉन्ड्स खरीदते हैं आपको ATC में डिडक्शन मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स हियर अगेन आई विल से 1,50,000 इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस सेक्शन।
तो इस सेक्शन की मैक्सिमम लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए होती है, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो आप बॉन्ड्स खरीदें विद इन दिस लिमिट ऑफ 1,50,000, आप इसको डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। लाइकवाइज यू कैन बाय सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिक्योरिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने ऑफिशियल गैजेट में। सो वॉट एवर नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर, यू कैन इन्वेस्ट इन दो सिक्योरिटीज़। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं NSC। NSC यहाँ पर क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की भी आपको डिडक्शन मिलती है। अगर कोई इंसान नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, निवेश के लिए, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं, तो आपको इसकी डिडक्शन ATC में मिलती है। NSC का अभी जो इशू चल रहा है दैट इज़ 8th इशू एंड 9th इशू। 8th और 9th इशू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको इसकी डिडक्शन ATC में डेफिनेटली मिलेगी। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग, इफ़ यू आर हैविंग इंटरेस्ट अंडर दिस सेक्शन, अगर आप उस NSC पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आपको 2 डिडक्शंस मिलेंगी। अक्रूड इंटरेस्ट की भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। सो आप 2 डिडक्शंस क्लेम करेंगे, पहला NSC में इन्वेस्टमेंट की और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट की। सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, आपको 10,000 की डिडक्शन तो मिलेगी ही। एंड यू आर ऑल्सो हैविंग इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, वो इंटरेस्ट 1,000 रुपये का है, तो आपको 10,000 के साथ साथ उस 1,000 की भी डिडक्शन उसी पर्टिकुलर ईयर में मिल जाएगी। सो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ NSC की कॉन्ट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट्स हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड के कोई भी यूनिट्स खरीद सकते हैं जो कि नोटिफाइड हो, notified in official gazette of course. So notified units of mutual funds are eligible as investments under section 80C. उसके बाद आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं, आप डिवेंचर्स खरीद सकते हैं, ऋण पत्र खरीद सकते हैं, किसके, किसी भी पब्लिक कंपनी के या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, विच इज़ कॉल्ड एज एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। अब ये एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल होता क्या है, कौन से इशू को एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल कहेंगे? वी कैन से दैट इशू विच इज़ मेड फॉर, ऐसा इशू जो कि किस लिए बनाया गया है, ऐसी चीज़, ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता, वी कैन से बेसिक और सेल्यूलर, बेसिक और सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशन में, राइट। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है आपकी, ऐसा इशू जो कि कौन सी सर्विसेज में लगे हुए हैं, जो कि बेसिक और सेल्यूलर कम्युनिकेशन में, ऐसी पब्लिक कंपनीज या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इशू निकालते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक एंड सेल्यूलर कम्युनिकेशन, इनका इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पर होता है। तो ये दीज आर कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट्स। या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये इंस्टीट्यूशंस लगी हुई हैं, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर वी कैन ऑल्सो से दीज आर developing or maintaining, or we can even say operating any infrastructure facility। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना के विकास में ये इंस्टीट्यूशंस लगी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एंड वन मोर वाज राइट, इंडस्ट्रियल पार्क, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस में आप अपने जो है इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद सकते हैं उन पब्लिक कंपनीज में जो इन टाइप की सर्विसेज में लगी हुई हैं, जो बेसिक या सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रही हैं, या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एंगेज हैं, या फिर मेंटेन कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, या फिर किसी इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट कर रही हैं। दीज कंपनीज आर कंसीडर्ड एज सेफ कंपनीज। तो आप इसमें इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप खरीद सकते हैं एन्युटी प्लान्स। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी बेसिकली एक ऐसी टर्म है कि आप एक बार इन्वेस्ट करने पे, सपोज यू आर इन्वेस्टिंग सम लमसम अमाउंट, कुछ लमसम अमाउंट आप इकट्ठा पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एन्युटी। आप एन्युटी खरीद लेते हैं जिससे आपको फ्यूचर में
कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है। एंड लाइकवाइज ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, आप इन्वेस्टमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रीमियम टाइम टू टाइम भरते रहते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में जाकर एक अच्छा खासा लमसम मिल सके। सो दिस इज कॉल्ड एनिटी। एनिटी मतलब फ्यूचर में वेलफेयर के लिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेफर्ड एनिटी। अभी वेलफेयर आपको नहीं चाहिए, अभी आप सिर्फ पे कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एनिटी इन फ्यूचर ईयर्स टू कम। आगे आने वाले फ्यूचर की ईयर्स के लिए अगर आप कुछ बेनिफिट सिक्योर करने के लिए अभी आप एनिटी प्लान्स खरीद रहे हैं, तो ये आपके ATC में इन्वेस्ट करने पे आपको डिडक्शन मिलती है, राइट। सो LIC के आप कुछ प्लान्स ले सकते हैं, एनिटी प्लान्स ले सकते हैं। लेट मी राइट हियर न्यू जीवन धारा, इट्स अ प्लान। न्यू जीवन धारा इज़ अ प्लान जो कि LIC ने इंट्रोड्यूस किया है। न्यू जीवन धारा 1 भी है, न्यू जीवन धारा 2 भी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव न्यू जीवन अक्षय, अर्लियर इट वॉज जीवन धारा एंड जीवन अक्षय, अब ये न्यू जीवन धारा एंड न्यू जीवन अक्षय है। इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये इश्यूज़ हैं, न्यू जीवन धारा 1, न्यू जीवन धारा 2 एंड न्यू जीवन धारा 3। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर द एनिटी प्लान्स इंट्रोड्यूस्ड बाय LIC। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसकी डिडक्शन मिल सकती है अंडर सेक्शन 80C, राइट। इन द सेम वे यू कैन हैव डेफर्ड एनिटी। डेफर्ड एनिटी अगेन, डेफर मतलब फ्यूचर ईयर्स में आपको एनिटी चाहिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉई अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो 20% ऑफ सैलरी मैक्स, अपनी सैलरी का 20% इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी डिडक्शन आपको ATC में मिलेगी। और आप कोई और भी एनिटी प्लान्स ले सकते हैं। ये चीज़ अच्छा ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए ये एनिटी प्लान्स ले सकते हैं। बस यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे आप, इन एनिटी प्लान्स की खासियत ये होनी चाहिए, इसमें आपको कोई कैश ऑप्शन नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कैश विड्रॉ कर सकें इंस्टेड ऑफ एनिटी, आपको एनिटी पर ही बेस्ड रहना पड़ेगा। आपको इसमें एनिटी प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको कैश ऑप्शन दे रहा है। सो आपको एनिटी की फॉर्म में ही पेमेंट मिलेगी, आपको बीच में कैश ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए यू कैन हैव एन एनिटी प्लान जो आपको कैश ऑप्शन ऑफर नहीं करता इंस्टेड ऑफ एनिटी, राइट। लास्ट वी हैव डिपॉजिट स्कीम्स। ये हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट है। NHB के आप डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NHB है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास आप डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आई शुड टेल यू, एक होम लोन अकाउंट स्कीम है NHB की, होम लोन अकाउंट स्कीम। आप होम लोन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है, राइट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की में डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, किस लिए देते हैं, फॉर यू कैन से परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी in India, right? House property in India, right? ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आप डिपॉजिट स्कीम्स ले सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन इंडिया, राइट। आप किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज़ एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग, यू कैन से हाउसिंग एकोमोडेशन, प्रोवाइडिंग हाउसिंग एकोमोडेशन। जो हाउसिंग एकोमोडेशन, सपोज यू हैव हर्ड I think you have heard name of DDA, Delhi Development Authority. So that is also a statutory authority which is engaged in providing housing accommodation to people. So housing accommodation जो provide करती है और जो engaged है in you can say planning, even plan करते हैं, develop करते हैं, किसका, towns का, villages का या फिर cities का, जो कि एंगेज है प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, विलेजेस एंड सिटीज़। सो ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आप डिपॉजिट स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और भी किसी स्कीम में अदर नोटिफाइड स्कीम्स आर ऑल्सो दे आर नोटिफाइड, अगैन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल गजेट में कुछ भी अगर नोटिफाइड है, कोई भी ऐसी स्कीम है, कोई भी ऐसी डिपॉजिट स्कीम
जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में, आप उस डिपॉजिट स्कीम को भी ले सकते हैं. सो दीज आर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विच इज़ अवेलेबल इन लिमिट ऑफ 1,50,000. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आई शुड टेल यू, 1.5 लाख रुपए की लिमिट हर एक चीज़ के लिए नहीं है. 1.5 लाख रुपए की लिमिट ओवरऑल लिमिट है. ओवरऑल लिमिट मतलब हमने ये 2 चीज़ें की, आप ये सारी चीज़ों में, सपोज अ पर्सन इज़ हैविंग हैज़ डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन RPF, उसने RPF भी लिया है, इंश्योरेंस भी लिया है, उसने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी इन्वेस्ट किया है, उसने कोई डिपॉजिट स्कीम भी ली है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, तो 20,000, 30,000, 15,000, 10,000 सब कुछ मिलाकर आपको उसका टोटल करना होगा. और टोटल आपको चेक करना होगा. इफ़ इट इज़ मोर देन 1,50,000 रुपीज़ तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही मिलेगी. बट इफ़ इट इज़ लेस देन 1,50,000 यू कैन अवेल दैट डिडक्शन ईजिली. अगर 1,20,000 है सपोज, तो आप 1,20,000 की डिडक्शन ले लीजिए. लेकिन कंबाइन सबको टोटल किया जाएगा, जो आपने स्कीम्स ली हुई हैं उनका सबका एड ऑन एग्रीगेशन किया जाएगा और उसके टोटल के बाद आपको चेक करना है. इफ़ इट इज़ लेस देन 1,50,000 आपको मिल जाएगी, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 50,000 उनका टोटल 150 से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी. ये डिडक्शन किसे मिलती है? इंडिविजुअल और HUF को मिलती है. सो इंडिविजुअल की डिडक्शन तो हमने सारी डिस्कस कर ली है. इसमें से आई शुड मार्क हियर कि कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलती हैं. चलिए इसे मार्क कर लेते हैं. डिपॉजिट स्कीम से ही चलिए स्टार्ट करते हैं. सो नेशनल हाउसिंग बैंक मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. नेशनल हाउसिंग बैंक की होम लोन अकाउंट स्कीम में अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन्वेस्ट करता है तो उन्हें डिडक्शन मिलती है. लाइकवाइज पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसमें HUF को भी डिडक्शन मिलती है. इसी तरीके से कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो हाउसिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, सो ये जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर HUF. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी इसकी डिडक्शन मिलती है. अगर एनिटी प्लान्स की बात की जाए तो एनिटी प्लान्स के जो जीवन धारा, जीवन अक्षय प्लान्स हैं, ये डिडक्शन भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अवेलेबल है. LIC के किसी भी प्लान में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. और ये जो है ये एनिटी प्लान्स HUF के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सैलरीड नहीं होते और सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन तक ही फोकस्ड है, तो ये एनिटी प्लान्स HUF में एलिजिबल नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, सो डेफिनेटली HUF उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकता है. NSE में भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो ओपन फॉर HUF. इसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है बाय HUF, राइट. इधर अगर बात करते हैं पेंशन फंड्स की, अगर बात करें NHB के जो हमने पेंशन फंड्स किए थे और म्यूचुअल फंड्स किए थे या किसी और एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं, सो इसमें अगर टर्म डिपॉजिट्स की बात की जाए, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक्स के पास हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के पास हो, HUF इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. HUF अगर टर्म डिपॉजिट करता है तो उनको इसकी डिडक्शन मिलती है. पेंशन फंड्स जो हैं NHB के, डेफिनेटली यहाँ पर उसको HUF को डिडक्शन मिलेगी. HUF इन पेंशन फंड्स में विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, राइट. प्रोविडेंट फंड्स की अगर बात की जाए तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ के रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है. PPF इज़ ओपन फॉर HUF. PPF किसी भी फैमिली के मेंबर के लिए खुलवाया जा सकता है और 1.5 लाख की लिमिट तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकती है, राइट. उसके बाद दीज आर सुपर एनुएशन फंड, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के हैं, राइट. यहाँ पर अगर बात की जाए इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर HUF एंड नॉट दिस ULIP, राइट. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान HUF कर सकता है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान चाहे UTI का हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स ऑफ LIC हो, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. और यहाँ पर तो हमने पहले ही कह दिया था HUF किसी भी मेंबर ऑफ फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवा सकता है, right. So these are the deductions which are available for HUF, Hindu Undivided Family also, right. I hope it's clear. It was all about 80C. कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आ जाए
क्योंकि इसको कैटेगराइज कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को याद नहीं रहते, तो इसको कैटेगराइजेशन से आई थिंक इट वुड बी ईजी टू लर्न आप किस तरीके से इसके प्रोविडेंट फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं या डिपॉजिट स्कीम्स हैं या डिपॉजिट्स हैं या एनुटी प्लान्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इसको कैटेगराइज कीजिए और आराम से लर्न कर सकते हैं. इन केस यू आर राइटिंग इट इन योर एग्जाम्स, तो आप इसके हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन देकर उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं. राइट? थैंक यू सो मच. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. Hope to see you soon in other videos to come. Okay, thank you so much.